वो अभी तक का मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन था। मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बच्चा लेकर पहुँची अस्पताल। जब हम लोग ढूँढते-ढूँढते उनको वहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि आज तो परमेश्वर ने इन्हें नई ज़िंदगी दे दी है, लेकिन ये बच्चा जो कि ना डर को समझ रहा है, ना अपने आस-पास से कनेक्ट कर रहा है। स्कूल में रोज़ भेजना एक प्रायोजन होता था, क्योंकि जैसे ही हमने स्कूल की ड्रेस निकाली, वैसे ही इनका रोना धोना शुरू हो जाता था। आपको क्या लगता है, एक माँ को अपने बच्चे से सबसे पहला शब्द क्या सुनना पसंद होगा? हम सब माएँ शायद एक साथ कहेंगी माँ। लेकिन आपको पता है, मेरे बेटे ने पहला शब्द जो बोला था, वो था वाइपर। मैं रूमा चतुर्वेदी, क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन से तो मैं एक कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर हूँ, लेकिन मेरी पहचान है कुश की मम्मी। कुश मेरा 19 साल का बेटा है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर है, और आज मैं आपको कुश की कहानी बताने आई हूँ। हम सभी को अपनी ज़िंदगी में लगता है कि भाई हमारी ज़िंदगी जो है, वो सीधी-सादी चलती रहे। उसी तरह से मेरी भी थी कि भाई पढ़ाई-लिखाई करो, नौकरी करो, शादी करो, घर बसाओ। और इन्हीं सब के चलते मैंने खूब मेहनत से सीएस किया, सीएस की जॉब मिल गई, शादी हो गई और घर गृहस्थी बस गई। और हम सभी महिलाओं के लिए सबसे जो कहते हैं ना हमारा अद्भुत क्षण होता है, वो होता है जब हमारे बच्चे का जन्म होता है। और कुश का जन्म हमारी शादी के लगभग 3.5 साल बाद हुआ था। तो जिसे कहते हैं ना, हम बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे घर खुशियाँ आएँ। तो जब कुश को मैंने पहली बार अपनी हाथों में लिया, वो एक अनमोल पल था। और उसकी तैयारी पे मैंने वो वाली किताब भी पढ़ी थी, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। तो जैसे कहते हैं ना, मैं पूरी तैयारी से तैयार थी अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि आपको पता नहीं होता है कि प्रकृति ने आपके लिए क्या लिखा है। और चूँकि मैं एक संयुक्त परिवार से आई थी, मेरे बड़े भाई थे, भाभियाँ थीं, मेरे भतीजे थे, तो मेरे सामने बहुत बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए। तो कहीं न कहीं शुरुआत से ही मुझे लगता था कि कुछ जो हैं, वो दूसरे बच्चों से थोड़ा-सा अलग हैं। और इसमें कुछ वाक़ये भी हुए जब वो 4 महीने के थे और उन्होंने जब एक बार 21 दिन तक पॉटी नहीं की और मैं भागी-भागी पीडियाट्रिशियन के पास गई, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना, आप बहुत पढ़ी-लिखी हैं, आप खामख़ा ज़्यादा चिंता करती हैं, बच्चा मदर्स फीट पे है, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। हम अभी भी थोड़ा उस तरीके के घरों में रहते हैं जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। एक बार हम लोग ने देखा कि कुछ दिख नहीं रहे हैं। सब इधर-उधर ढूँढ रहे हैं कि भाई कुश कहाँ गए, कुश कहाँ गए? तो पता चला कि कुश ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में जीने की सीढ़ियाँ चढ़ के टंकी वाली छत पर पहुँच गए हैं और 2 फुट की मुंडेर के पीछे बस खड़े हुए हैं। और कहीं से उन्हें एक पुराना घड़ा शायद रखा होगा और कुछ पत्थर पड़ा होगा और वो मज़े से घड़ा तोड़ रहे हैं। और जब हम लोग ढूँढते-ढूँढते उनको वहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि आज तो परमेश्वर ने इन्हें नई ज़िंदगी दे दी है, लेकिन ये बच्चा जो कि ना डर को समझ रहा है, ना अपने आस-पास से कनेक्ट कर रहा है, हम इसको किस तरह से सँभालें? वो दौर बहुत ही कठिन दौर था। ऐसा नहीं था कि इनका कॉन्स्टिपेशन चला गया था, उसके लिए हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहे। फिर एसजीपीजीआई लखनऊ में हमें भेजा गया। वहाँ इनकी जो भी कलोन क्लीनिंग हुई, जो भी हम लोग मेडिकल प्रोसीजर से गुज़रे, और साथ ही साथ इनका बहुत ज़्यादा डाइटरी ध्यान रखना पड़ा हमें। और हमें बोला गया कि भाई ये एक लैक्सेटिव है, इसको पानी में घोल के आपको सुबह और शाम पिलाना है। वो भी एक बहुत मुश्किल वाला काम हुआ करता था। तो इस परवरिश की जद्दोजहद में हम जूझ रहे थे। और इसी के साथ-साथ ये अब 2 ढाई साल, पौने 3 साल के हो रहे थे, लेकिन ये बोल नहीं रहे थे। और बोल भी रहे थे तो क्या बोल रहे थे? वाइपर बोल रहे थे, वो चीज़ें बोल रहे थे जिनका कुछ मतलब नहीं निकल रहा था। हम जिसे संवाद कहते हैं, हम जिसे बातचीत कहते हैं। और उसी समय जो मेरी सहेलियाँ थी, भाई उनके बच्चे मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो मुझे फिर लगा कि कुछ तो ये पीछे चल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं?
तो फिर डॉक्टर के पास पहुँचे और डॉक्टर्स जैसे हमेशा कहते हैं कि भाई इसे स्कूल भेज दो, स्कूल में बच्चों के साथ रहेगा, बोलना सीख लेगा। हम पहुँचे एक स्कूल में बड़ी मुश्किल से इनका दाखिला कराया। अब स्कूल भेजना तो शुरू किया, लेकिन वहाँ स्कूल में रोज भेजना एक प्रायोजन होता था, क्योंकि जैसे ही हमने स्कूल की ड्रेस निकाली वैसे ही इनका रोना धोना शुरू हो जाता था। वो कहीं दुबक के चले जाएंगे। स्कूल छोड़ने जाना बहुत मुश्किल होता था। उनकी टीचर ने कहा कि आप मत आया करिए, किसी और से भेजा करिए, आपके कारण ज़्यादा रोता है। इसी तरीके से पूरा साल बीत गया, ना ये क्लास में बैठे और ना ही इन्होंने रोना बंद किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी प्री टीचर ने अपनी जितनी भी वो कोशिश कर सकती थी वो की, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि हमें ऑटिज़्म के बच्चे को कैसे संभालना है। मुझे अभी भी याद है कि उस समय स्कूल के कॉन्सर्ट्स होते हैं ना 3 साल के बच्चों का जो करते हैं, उसमें ये एक मछली बने थे। बहुत उम्मीद से हम इनके उस कॉन्सर्ट में जाके बैठे थे कि देखें आज ये कुछ तो स्टेज पे, लेकिन सारी मछलियाँ तो स्टेज पे आ गई, मेरी मछली ग्रीन रूम से निकल के स्टेज तक ही नहीं आई। बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना मन महसूस के एक यंग पेरेंट और को अपने बच्चे से जो उम्मीदें होती हैं, कहते हैं ना हम अपने ज़हन में एक बच्चा बना के रखते हैं और जब हमें जो बच्चा मिलता है वो हमारे ज़हन में बने बच्चे से दूसरा होता है, तो हम बहुत ही अंदर से जिसे कहते हैं ना एक बहुत ही उलझन से गुजरते हैं। शायद उस उलझन की सुलझन के लिए शायद उसी समय उस स्कूल में एक नई काउंसलर ने ज्वाइन किया। मुझे बुलाया गया और मुझे बताया गया कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेटा ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम पे है। अब ये पहली बार था कि मेरे ऊपर गिरा ऑटिज़्म बम। इससे पहले ना मैंने ऑटिज़्म का नाम सुना था और आज के ज़माने में जब हम कहते हैं ना कि 15 महीने में हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं, 18 महीने में हमें डायग्नोसिस मिल जाता है। हम एक 4 साल का बच्चा का ऑटिज़्म का डायग्नोसिस लेकर खड़े हुए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। फिर शुरू होता है एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागने का चक्कर। कोई तो ये कह दे कि अरे ऑटिज़्म नहीं है। और उस समय कानपुर में उतनी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, उतने थेरेपी सेंटर्स वो सब नहीं थे। उस समय मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे एक पीडियाट्रिशियन हैं कानपुर के, जिन्होंने हमें कहा कि आप ऐसा करिए, आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में आपको ऑटिज़्म से रिलेटेड जो भी उसके मैनेजमेंट के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है भाई, अब ये बहुत बहुत बड़ा निर्णय था कि कानपुर छोड़ के हम दिल्ली कैसे आएं। तो शुरुआत में हमने सोचा कि चलिए गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे इलाज कराएंगे, ऑटिज़्म ठीक हो जाएगा, 2-3 महीने में हम आ जाएंगे। क्योंकि तब तक शायद हम ऑटिज़्म को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जब लौट के आए, वही सिलसिला चलता रहा, तो हमको लगा कि कहीं न कहीं एक बहुत कड़ा जिसे कहते हैं ना फैसला लेने का समय आ गया है। और इस समय में मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने हस्बैंड की, अपने इन-लॉज़ की और हमारी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली की कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और मैं कुश के साथ दिल्ली आ गई। ये लगभग 2010 की बात है, ये 4 साल के थे। दिल्ली आने के बाद हमें थेरेपी सेंटर बताया गया था और हम पूरा मिशन मोड में आए थे। तो हमने क्या किया कि हमने बस थेरेपी सेंटर से थोड़ी ही दूर पे एक घर ले लिया, एक फ्लैट ले लिया। मैं, मेरा बच्चा और हम शुरू हो गए थेरेपी सेंटर जाना, एक थेरेपी से दूसरी थेरेपी। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वो जो पूरा मेरा समय था, उसमें मुझे ऑटिज़्म के बारे में जानने को पता चला। सबसे पहले तो उन प्रोफ़ेशनल से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपने बच्चे के साथ कैसे काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ थी कि उस समय जब आप दिल्ली आए, आपने कहते हैं ना कि आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलता है जब आप थेरेपी सेंटर के वेटिंग एरिया में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको और बहुत पेरेंट्स मिलते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि वो भी अपने अनुभव लेकर आते हैं।
और साथ ही साथ तब आपको पता चलता है कि भाई कुछ जगहें हैं जहाँ पे ऑटिज़्म की वर्कशॉप चल रही है, आप जाएँ, आप सीखें। तो वो एक जो पूरा दौर था, उसमें कुछ सीख रहे थे, रोज़ थेरेपी जा रहे थे, रोज़ दर रोज़ कुछ चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही थीं। मैं भी सीख रही थी कि उन्हें घर में कैसे दोहराना है, और ये पूरा समय चल रहा था। दिक्कत थी, कुश के पापा हर वीकेंड आते थे, तब हम लोग कोशिश करते थे कि हम दिल्ली भी घूमें। साथ ही साथ जब ये सीख रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई इन्हें एबीसीडी कैसे सिखाएँ? कुछ भी कर लें, इन्हें एबीसीडी समझ नहीं आता। तो मैंने अपने ओटिस्ट से बोला कि भाई इसको सिंबल रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम है क्या? तो फिर उन्होंने एक चिड़िया, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिनको वो जो भी उनका लैंग्वेज का स्तर था, उससे उन्होंने बताया कि बर्ड है। तो एक होप कायम रही। फिर हम लोगों ने जितने भी, कहते हैं ना, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, काइनेटिक, जो भी उन लोगों ने हमें तरीके बताए थे, उनसे हमने उन्हें सिखाने की कोशिश करी। कुछ को चीज़ों को हिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों में एक बार मेरी स्पेशल एजुकेटर ने कहा, क्योंकि भाई मैं हिंदी हार्टलैंड से आती हूँ और मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि "रुमा, ऐसा करो कि तुम एक दिन बिंदी नहीं लगाओ, देखो कुश क्या करता है।" शायद वो इस चीज़ से मुझे सिखाना चाह रही थीं कि वो बच्चा कितना सोशली अवेयर है, कितना कनेक्टेड है। और 1-2 दिनों के बाद कुछ गोलू-मोलू से थे हमेशा से, वो बहुत ही क्यूटली मेरे पास आए और मेरे नाक के ऊपर से उँगली ले जाते हुए मेरी बिंदी पर की जगह पर उँगली रखी कि मम्मी आज कुछ मिसिंग है। वो एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, हम पेरेंट्स के वाओ मोमेंट्स होते हैं कि अच्छा, तुम सोशली कनेक्ट कर रहे हो, तुमने ये चीज़ रियलाइज़ करी। तो कठिन फ़ेज़ था, लेकिन बहुत लर्निंग का फ़ेज़ था। कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे कुछ चूँकि अकेले रहना पड़ता था, कुछ घर का ग्रॉसरी कुछ लेना था, और एक और भैया आए हुए थे कानपुर से, तो हमने कहा आप दोनों लोग कुश को थेरेपी सेंटर लेके चलें, मैं आती हूँ। बीच में कुश का ऑटो पलट गया और भैया जब पास के जो भी क्लिनिक था वहाँ लेके पहुँचे और मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाओ। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने उन डॉक्टर ने मुझे बताया कि देखिए, ऑटो पलटने की वजह से कुश की राइट हैंड की जो ये मिडल फिंगर है, ये चूरा हो गई है, आप तुरंत इसको अस्पताल लेके भागें। और मैं, शायद वो अभी तक का मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन था। मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बच्चा लेकर पहुँची अस्पताल। अस्पताल में मैं, जितने भी लोग हैं कानपुर से, सब लोग मुझे किसी का कनेक्ट दे रहे हैं। कोई एक आए, उन्होंने, वो भी आए, लेकिन वो दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या करूँ? अभी तक बच्चा मेरा देखने में तो ठीक-ठाक था। ये क्या हुआ कि उसकी अब उँगली भी चली जाएगी। उसी समय मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो पहला व्यक्ति आए थे, वो थीं हमारे जो ईआईएस की जो हेड थीं उस स्कूल की। फिर जो भी जिस सेंटर में जाते थे हम, वहाँ के थेरेपिस्ट, वहाँ के एजुकेटर्स ने हमारी जितनी मदद करी उस पर्टिकुलर दिन में, तो कहते हैं ना कि एक अनजान शहर में आपको जितना अपनत्व मिला। कुछ 6 साल के थे, तो फिर एक और कड़ा निर्णय लिया कि नहीं भाई, अब बस बहुत हो गया। अब जितना सीखा है, उससे हम कानपुर वापस चलते हैं। 2012 में जब हम कानपुर वापस आए, तो भाई फैमिली मिल गई, बाबा-दादी मिल गए, बुआ, मामा, सब एक्सटेंडेड फैमिली, कम्युनिटी मिली, उनके साथ हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, सोशल सेटिंग्स में जा सकते हैं, फंक्शंस में ले जा सकते हैं, पूजा में ले जा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं क्या मिसिंग था, वो था थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कुछ जो हैं वो 12 साल, 13 साल में भी आ गए थे, और एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के भी टीनेज ईयर्स को सँभालना बहुत मुश्किल होता है, और अगर बच्चा स्पेशल है, तो ये मुश्किल, जिसे कहते हैं ना, मल्टीफ़ोल्ड हो जाती है। अब कुछ को हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स दिए थे, रूटीन्स दिए थे, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर्स और रूटीन में इतने रिजिड हो गए थे कि अगर उनकी चीज़ थोड़ी भी इधर से उधर हो जाए, तो उनको बहुत एंग्ज़ायटी हो जाती थी। बहुत वो, मतलब एकदम से परेशान हो जाएँगे कि मेरा सुबह का समय जो है, मुझे इतने समय ये काम करना है। लेकिन हम सभी को पता है कि लाइफ़ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो इस पे हम लोगों ने बहुत काम किया। सोशल स्टोरीज़ को हम
लेकर आए, उनको सिखाया। एक शब्द होता है लेट हो गए। लेट हो गए ऐसा शब्द था कि उनका फायर अलार्म बज जाता था और फिर उनको काम डाउन करना बहुत मुश्किल होता था। तो ये टीनेज ईयर्स में, और जैसे कहते हैं ना, हम लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक के कॉन्सेप्ट पे बहुत बात करी कि ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो प्राइवेट पार्ट्स की बात करते हैं, प्राइवेट स्पेसेस की बात करते हैं, प्राइवेट एक्ट्स की बात करते हैं और प्राइवेट टॉक की बात करते हैं। और हमारे बच्चों के साथ कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होने वाली है, वो बहुत समय लेकर होती है। और एक संस्कृत का एक मंत्र है जो हम लोगों के स्पेशल नीड मॉम्स के लिए बहुत फायदेमंद है, वो है श्रद्धेण निरंतरे दीर्घकालीन प्रयत्नम। श्रद्धा से निरंतर दीर्घ काल तक प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। तो हम लोग चूंकि प्रोफेशनल से मिलते रहते थे, एक रेगुलर टच में रहते थे, तो हम उनसे स्ट्रैटेजीज पूछते रहते थे। तो जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करी है, जैसे कुछ जिस लेवल पे थे उस समय तक वो लिख लेते थे, तो हमेशा उनके साथ हमने एक छोटी पॉकेट डायरी रखी और सुबह सुबह उन्हीं से बोलते थे, बेटा आज का ये शेड्यूल है और उसमें से कुछ चंक ऐसे हैं जो अगर किसी दिन हमें भी नहीं पता होता था कि देयर इज सम अनसर्टेनिटी, तो उसमें हम एक डायग्राम जैसे नहीं होता है फ्लो चार्ट, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और इस समय शायद क्या हो ये मम्मा को भी नहीं पता है। एंड कोई भी चीज़ हमारे बच्चों के साथ एक बार में वर्क नहीं करती है, हमें उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। उनके साथ हम लोग बहुत घूमने गए हैं, कोशिश करी है उन्हें जितना सोशल एक्सपोजर हो, तो उसमें भी हम ये कोशिश करते थे कि उनको पहले से प्रिपेयर करें अगर उन्हें किसी शादी में भी जाना है। और ये स्ट्रैटेजी मोर और लेस हम सबके साथ बहुत वर्क करती है। उस सोशल स्टोरी में हम उन्हीं को मुख्य जिसे कहते हैं ना किरदार बना के और पॉजिटिव बातें करते हैं, उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हैं। जैसे कि कुश आज यहाँ जाएंगे, उसमें लिखा तो है कि बारात इतने बजे आ जाएगी, पर हम सब जानते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बारात कब आएगी ये किसी को पता नहीं होता है। तो वी हैव टू उनको बताते थे। और कहीं ना कहीं चूंकि हमारे बच्चे जो ऑटिज्म में होते हैं उन्हें कई बार सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी होता है, यानी कि उनके जो सेंसेस हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो शादियों में बहुत ज़्यादा गाना बजाना शोर होता है, तो हम एक टाइम लेके जाते थे कि हम इनको ले जाएंगे। चूंकि ये खाने के बहुत शौकीन थे, तो ये था कि उस टाइम ले जाएंगे जब तक खाना शुरू हो जाए और उसके बाद लेकर आएंगे। तो ये स्ट्रैटेजीज काम करी उस समय। ये स्पोर्ट्स में चूंकि और स्पोर्ट्स नहीं हो सकते थे, तो हमने अपने घर में ही कोशिश करी कि चलो पावर लिफ्टिंग ट्राई करते हैं। और कहीं न कहीं कुछ हमेशा से थोड़े से आलसी टाइप के रहे हैं, तो उन्हें लगा ये काम तो भाई बहुत बढ़िया है, इसमें वज़न उठाओ, ताकत दिखाओ, काम खत्म। तो समहाउ मज़ाक अपार्ट उन्होंने इन कोविड के सालों में बहुत अच्छे से वेट लिफ्टिंग करी। और 2022 में, जब 2023 में बर्लिन समर स्पेशल ओलंपिक्स के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई, तो वो यूपी से इकलौते थे जो बर्लिन स्पेशल समर ओलंपिक्स के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए। वो बर्लिन तो नहीं जा पाए, लेकिन उसके पहले जो बड़े सारे प्री कैंप्स होते हैं उसमें वो गए। मुझे अभी भी याद है कि जो पहला कैंप था वो था गांधीनगर में। जाने से पहले हमने उन्हीं से बोला कि आप अपना पैकिंग करो, क्योंकि उस कैंप में बच्चों को अकेले रहना होता है, पेरेंट्स कोई भी नहीं अलाउड होता है। वो वहाँ गए, मैं भी उसी कैंप के आसपास एक होटल में रह रही थी कि इन केस कभी कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई मेल्टडाउन होता है, तो हम उसके पास तुरंत जाके उसको ला सकते हैं। लेकिन टू माय सरप्राइज़ वो पूरे 5 दिन अच्छे से वहाँ रहे। उस पर्टिकुलर कैंप में वो पार्टिसिपेट कर पाए, शॉर्टलिस्ट हुए, ये सब तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी एज़ अ पेरेंट, जिसने ऑलमोस्ट इतने सालों से डे इन डे आउट काम किया है, उसके लिए वो 5 दिन उसका अकेले रहना हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और अभी भी जो नेक्स्ट स्पेशल समर स्पेशल ओलंपिक्स होना है, वो 27 में साउथ अमेरिका चिली सैंटियागो में होना है। और कुश ने अपना विजन बोर्ड जैसा तैयार किया हुआ है। उन्होंने एक वर्ल्ड के मैप पे साउथ अमेरिका, चिली और सैंटियागो, तो वो
ईश्वर की कृपा से रोज़ तैयारी कर रहे हैं, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं और होपफुली अगर वो अच्छा कर पाए, तो वो वहाँ जाना चाहेंगे। साथ ही साथ अब वो इस एज में आ गए थे कोविड के बाद 17, 18, 16, 17, 15, 16, 17 की एज में कि अब कहीं न कहीं हमने फंक्शनल लिटरेसी पे हम आ गए थे और उनको समय दिया कि भाई अब आप ओपन स्कूलिंग से अपना समय लो और जब तक आपको लगता है उस तरह से आप समय लेकर 10th और 12th पास कर पाओ। और जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो मुझे लगा कि अब मैं इतने समय से ऑटिज़्म के साथ हूँ तो क्यों ना मैं इसकी कुछ फॉर्मल पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में और साथ ही स्पेशल एजुकेटर की डिग्री ली ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, क्योंकि मुझे ऑटिज़्म बहुत इंट्रिग करता है, एक तो कुश की वजह से और जब मैं अपने सेंटर में अब देखती हूँ जिसमें ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा बच्चा आता है। कुश ने 10th और 12th एनआईएस से किया अपना समय लेके। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि आज वो कानपुर यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी उनको अकोमोडेशंस दे रहे हैं, जो भी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं वो मिल रहा है। कंप्यूटर्स हमने बहुत सालों से कंप्यूटर्स किया, तो कंप्यूटर्स में उन्हें इतना आता है कि अभी उन्होंने कल ही परसों मुझे गिबली आर्ट का कुछ बना के भेजा। चौथी चीज़ है स्पोर्ट्स, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी और यहाँ पे मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन स्पोर्ट्स टीचर का कि जो 2012 से 2025 तक लगे हुए हैं। तो हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, बट कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी की शुरुआत करें, क्योंकि it takes a village to raise a child, and when you have a special need child you have to create that village. तो हमें जुड़ना पड़ेगा, हमें लोगों को साथ में लाना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए हमें वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। 2017 में हमारे कानपुर में एक ही ऑटिस्ट हुआ करती थी, उन्हें लगा कि नहीं अब मुझे नोएडा जाना है। तो अब बहुत विषम परिस्थिति आ गई कि एक ही प्रोफेशनल है, उन्होंने भी कहा कि भाई नहीं रहना कानपुर में। तो हम जो कुछ पेरेंट्स थे जो उनके पास जाते थे, हमने कहा कि ठीक है आप यानी 15 दिन में आप आ जाओ, हम कुछ स्पेस का अरेंजमेंट आपके लिए कर देंगे। और इस तरीके से शुरुआत हुई पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की, जो एक बहुत ही ऑर्गेनिक शुरुआत थी। वी डिडंट सेट आउट टू क्रिएट अ सेंटर, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब एक प्रोफेशनल आए, फिर दूसरे उन्होंने भी कहा हम नहीं आ पाएंगे, फिर हम लोगों ने और प्रोफेशनल्स को एक्सप्लोर किया, फिर उन्होंने भी कानपुर आना शुरू किया। तो ऑर्गेनिकली 2017 से वो सेंटर चल रहा है। अब इतने सालों के प्रयत्न के बाद अब वो इस स्थिति में है कि उन्हें प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट पता है। जब वो अपने रूम में हैं, वो अपने को काम डाउन करने के लिए, चीज़ों के लिए जो भी चाहते हैं कि उन्हें बड़बड़ाना है या उन्हें कूदना है या उन्हें टॉवल हिलाना है, वो ये करते हैं। लेकिन जब वो एक पब्लिक सेटिंग में है तो वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं और हम अपने बच्चों के साथ यही चाहते हैं। ऑल सेड एंड डन, आई वुड से कुश खुश हैं। मैं शायद उन कुछ खुशकिस्मत माँओं में से होंगी जिसके बच्चे ने उसको राह दिखाई। शायद बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज होंगे, लेकिन जो काम मैं कर पा रही हूँ और उसमें मुझे जितनी खुशी और जितना संतोष मिल रहा है, वो कुछ मेरे जीवन में आए, इसीलिए ऐसा हो पाया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जोश का कि उनके माध्यम से मेरी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुँच पाएगी और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, हम सबको दिया, ताकि हम ऑटिज़्म के बारे में बात कर पाएँ। और एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो मेरा पर्सनल मैंने अपने जीवन से सीखा है, श्रद्धेन निरंतरेण दीर्घकालीन प्रयत्नम। श्रद्धा से निरंतर दीर्घकाल तक प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.